जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसमें हम लोग क्या है ना कि टोटल 15 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, जिसमें से आपको टारगेट रहता है 8 का सही आंसर करने का। आपको बता दें दोस्तों कि अगर यदि आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको जो फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम देना होता है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न आते हैं और जिसमें से 15 प्रश्न आपके सिर्फ जीके के रहते हैं। तो ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं और आपको बता दें कि ये जो है हमारा वीडियो नंबर 42 है और अभी तक हम लोगों ने क्या किया है 41 तक देख लिया है। आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपका 15 में से 8 का टारगेट है सही आंसर करने का। अगर यदि आप 8 कर लेते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको फिजिकल के साथ साथ थोड़ा सा रिटन एग्जाम के लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए छठ में, ऑप्शन बी होली में, ऑप्शन सी दीपावली में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। छठ जो है, ये छठ पर्व जो है, इसमें क्या होता है कि सूर्य की पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि अगर यदि आप झारखंड, बिहार या फिर यूपी से होंगे तो छठ पर्व यहाँ पे जो है झारखंड, बिहार और यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस छठ पर्व में जो है सूर्य की पूजा की जाती है। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया, पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी देखिए फेस्टिवल से ही संबंधित है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी तमिलनाडु का, ऑप्शन सी पंजाब का या फिर ऑप्शन डी हरियाणा का। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। ये जो पोंगल पर्व है, ये त्यौहार जो है इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। और दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो जब चैनल पर आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वहां से आसानी से वीडियो देख सकते हैं, जो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की। देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। क्या है कि बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है, बुलंद दरवाज़ा आपने पढ़ा होगा, तो उसका जो निर्माण करवाया था किनके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो देखिए सारनाथ एक जगह का नाम है, यहाँ पे स्तंभ है, ठीक है। और किनका है तो ऑप्शन ये देखिए अकबर का, ऑप्शन बी शाहजहां का, ऑप्शन सी शेर शाह का या फिर ऑप्शन डी अशोक का। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि आप डी लगा रहे तो बिल्कुल सही है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है तो अशोक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फेमस है कि अशोक का सारनाथ का जो स्तंभ है वहाँ से ही हम लोग का जो सिंबल लिया गया है, जो आप देखते होंगे कॉइन में या फिर हमारा जो यानी कि जो हमारा भारत का जो सिंबल है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही उसको लिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। और ये आपको बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था एक समय में अपने आप में ये एक धरोहर था। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विदेशी यात्री आते थे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। और यहाँ पे जो है बहुत सारे क्लासेस थे, रूम्स थे उस दरमियान में, बहुत पुराना। हालांकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्थित था, ठीक है। अभी यहाँ पर भी खंडहर के रूप में यहाँ पे इसके जो अवशेष हैं मिलते हैं। अगर यदि आप बिहार के होंगे या फिर अगर यदि कभी आप टूर के लिए गए होंगे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि इसकी जो दीवारें हैं 10-10 फीट 12-12 फीट तक चौड़ियाँ मानी कि चौड़ी मिलती है, जिसके ऊपर आपका एक बैलगाड़ी आराम से गुजर सकता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इतना पुराना और इतना मोटी मोटी यहाँ पे दीवारें थी। लेकिन हालांकि हुआ क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि वहाँ पर जब मुस्लिम शासक जब भारत में आया तो उन्होंने क्या करा था कि इसको जला दिया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। और आपको बता दें कि लगभग ये 3 महीना के आसपास सिर्फ आगे की लपटें जो है उठती रही थी, क्योंकि इतना इसमें बुक्स था, किताबें थी, ग्रंथें थी, जो सभी क्या हुआ जल करके राख हो गया था।
हालांकि इसका स्टोरी यदि हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी एम वत्स ने, या फिर ऑप्शन डी अन्य ने, यानी कि अदर। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, राखाल यानी कि ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। ये देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून, पहले क्या था ना, सती प्रथा चलता था बहुत पहले, आज से 100-150 साल पहले जो है उस टाइम क्या चलता था, सती प्रथा चलता था। यानी कि अगर यदि किसी महिला का पति एक्सपायर कर जाए, एक्सपायर मतलब कि डेथ हो जाएगा यदि उसका, तो उसकी यदि पत्नी रहती थी ना, तो जहाँ पे उसके पति को जलाया जाता था उसके साथ भी पत्नी को एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने मूवी में ही देखा है, पढ़ा है हिस्ट्री में, तो उसके पत्नी को भी उसकी साथ जो है जला दिया जाता था या फिर उसको भी मार दिया जाता था। उसको कहा जाता था सती प्रथा। कि महिलाएं जो थी, बहुत सारी महिलाएं, देखिए जान तो हर कोई नहीं देना चाहती है, लेकिन क्या है ना कि उस टाइम ऐसा चलता था कि जान देना होता था। उसके बाद क्या हुआ कि मान के चलिए धीरे धीरे जब वो प्रथा ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर यदि किसी का पति मर जाए तो क्या होता था कि सती प्रथा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन क्या है कि यानी कि पति मरने के बाद शादियाँ, यानी कि जो सेकंड जो शादियाँ होती है वो नहीं हो रही थी। तो इसको भी यहाँ पे एक एक्ट ला करके, कानून ला करके इसको विधवा पुनर्विवाह का जो है कानून लाया गया कि कोई भी विधवा जो है विधवा नहीं रहेगी, वो जो है शादी कर सकती है। तो बाद में ये नियम लाया गया और इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का कानून जो है कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर यदि हम ऑप्शन बी आपको बताएं तो बिल्कुल सही है, 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए पहले क्या था, सती प्रथा था, धीरे धीरे वो प्रचलन जब खत्म हुआ तो कोई भी जो विधवा थी जिनके हस्बैंड मर जाते थे, डेथ हो जाता था, उसके बाद क्या है उनकी शादियां नहीं होती थी, लेकिन इसको भी एक्ट के तहत ला करके इसकी शादियां करवाया जाने लगा। ठीक है, और ये कब की बात है, 1856 ईस्वी में ये एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1877 ईस्वी के बाद, या फिर 1833 ईस्वी के बाद, या फिर 1858 ईस्वी के बाद, या फिर 1799 ईस्वी के बाद। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो सी हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था। देखिए हालांकि अंग्रेजों ने उस टाइम अपनाया था, तो फूट डालो और राज करो का नीति क्या है ना कि मान के चलिए ये कोई दो अलग अलग राज्य थे। पहले तो राजा और महाराजा का आने की समय चलता था, तो ये जो एरिया है दो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग आने के राजाओं के अंदर में था, और ये मान के चलिए आपका था ये अंग्रेज। ठीक है, तो ये जो अंग्रेज था ना, दिमाग ऐसा लगाता था कि ये यदि दोनों दोस्त थे, दोनों मित्र है, तो इसको क्या करता था, यानी कि इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ द्वेष उत्पन्न करके इसको जो है यानी कि झगड़ालू बना देता था। ये दोनों को क्या किया, भिड़ा दिया, और ये जिसको अपना काम निकालना था इसके तरफ इसके जैसा बात करता था, इसके तरफ इसके जैसा बात करता था, और ये अपना अंग्रेज जो है अपना काम निकाल लेता था। इसी को कहा जाता था फूट डालो और शासन करो, यानी कि दूसरा को लड़ा दो, वहाँ पे तीसरा आदमी का फायदा हमेशा होता है, वही काम होता है, फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई गई थी। और ये जो लाया गया था 1858 ईस्वी के समय में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन ए बैरम खान, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा और हेमू के बीच। उसके बाद बी नंबर में है अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच। सी नंबर में आपका है अकबर और बैरम खान के बीच, या फिर डी नंबर में है आपका अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका सही, बैरम खान और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, पहली लड़ाई यदि आपको पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो ये आपका सन 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर का विजयी हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। आपने हिस्ट्री में लूसेंट पढ़ा होगा तो वहाँ आपको मिला होगा मोहम्मद गौरी। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो था कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान का, ऑप्शन बी इराक का, ऑप्शन सी पर्सिया का, या फिर ऑप्शन डी तुर्की का। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान का था मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये भारत आकर के शासन कर रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए ये प्रश्न जो है कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे जिसका उम्मीद भी आप परीक्षा में नहीं किए रहेंगे। एक तरह से ये आसान ही सवाल है, लेकिन लोग इसको बहुत कम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। आपने नाम सुना होगा RSS, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वही पूछ रहा है कि ये जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसका निर्माण कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो 27 सितंबर सन 1925 ईस्वी में RSS का स्थापना किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगर यदि किसी पार्टियां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कितनी पार्टियां हैं, किसका कौन सा चिन्ह है। तो जैसे मान के चलिए कांग्रेस हो गया, तो कांग्रेस का क्या है, हाथ छाप है, ठीक है। उसी तरह से अभी शासन में कौन है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। और वही पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है। ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी कमल का फूल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कमल का जो फूल है ये भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का चिन्ह है, ठीक है, सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए। अल्पतम मतलब कि न्यूनतम, ठीक है, क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र। यदि आप लोकसभा का उम्मीदवार, यदि आप सांसद बनना चाहते हैं, उसके लिए उम्र सीमा आपकी कितना होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो देखिए राइट आंसर की यदि हम बात करें और अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं 25 वर्ष, तो आप बिल्कुल सही हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम आपका उम्र सीमा जो है 25 साल पार होना चाहिए, यानी कि 25 साल के पास आपका आना चाहिए लोकसभा। और अगर यदि आपको पूछा जाए विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा का भी यही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अगर यदि आपको राष्ट्रपति से पूछा जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। यानी कि जो हमारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो भी चल रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हर गली मोहल्ले में ये नारा देते हुए गाड़ियाँ रोज आती है, कचरा लेकर के जाती हैं आपके घरों से, आपके मोहल्लों से। वही जो अभियान को चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान, इसके पहले अभियान ये नहीं था, कब चालू किया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया, इसको चालू किया गया, समझ गए। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न इस तरह से कह सकते हैं कि 15 नंबर प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम लोग टोटल 15 प्रश्न ही करते हैं। और अंतिम प्रश्न जो है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए अगर यदि हम बात करें कितने महासागर हैं, तो टोटल महासागरों की संख्या जो है वो टोटल 5 है। कितना, 5 महासागर हैं पृथ्वी पर, ठीक है। और अंतिम में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर जितना बार क्लिक करना है आराम से कर लीजिए सब्सक्राइब के ऊपर, और यहाँ पर जो घंटा का निशान आएगा इसको भी आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।